एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है। अब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, इसमें 5 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें कि जो पहला चैप्टर है वही है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। चैप्टर 2 जो है उसमें बात की गई है पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर 2 में दी गई हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद पार्ट 5 का जो चैप्टर 3 है, वहाँ पे केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में दिया गया है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंसेस, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर 3 में आते हैं। पार्ट 5 का जो चैप्टर 4 है, इसमें दिया गया है यूनियन जुडिशरी के बारे में, और पार्ट 5 का जो चैप्टर 5 है वहाँ पे दिया गया है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये सारी चीज़ें भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम केवल और केवल प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन लोग होते हैं। तो इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 63 से आर्टिकल 73 तक, लेकिन बीच में जो आर्टिकल 72 आता है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है। इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनका आर्टिकल 74, 75 से लेके आर्टिकल 78 तक होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है आर्टिकल 76 में। तो ये एक तरीके का ओवरव्यू है। आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आपको ये भी याद रखना है, जो प्रेसिडेंट होते हैं ये इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डी ज़्यूरे हेड होते हैं कंट्री के। अब ये डी ज़्यूरे हेड का क्या मतलब, तो इसका मतलब होता है लीगल राइट टू अथॉरिटी की वजह से ये हेड होते हैं कंट्री के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रियल हेड कौन होता है, तो डी फैक्टो हेड उसको कहते हैं, और वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो आप याद रखिएगा कि फैक्ट ये है, यानी कि रियलिटी ये है कि रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको भी आपको याद रखना है कि ये नॉमिनल हेड होते हैं। यहाँ से हम सारे आर्टिकल्स का ओवरव्यू लेंगे, इसके बाद 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है आर्टिकल 52। यहाँ पे कहा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल बी द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि इंडिया के एक प्रेसिडेंट होंगे जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे। इसके बाद आर्टिकल 53 आता है। इसमें दिया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो है वो प्रेसिडेंट में होगा। इसके बाद आर्टिकल 54 है, यहाँ पे दिया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 में दिया गया है कि ये इलेक्शन कैसे होगा, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 56 जो है, यहाँ पे बताया गया है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि यहाँ पे दिया गया इलेक्शन, अब वो इलेक्शन कैसे होगा। उसके बाद अगर इलेक्शन हो गया तो टर्म कितना होगा। इसके बाद आर्टिकल 57 आता है, जहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, यानी कि अगर एक बार टर्म खत्म हो गया तो फिर से इलेक्ट हो सकते हैं या नहीं, ये आर्टिकल 57 में लिखा है। अब इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आर्टिकल 58 में हैं। उसके बाद आर्टिकल 59 है, जिसमें दिया गया है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। आर्टिकल 60 में दिया गया है ओथ और एफर्मेशन। यहाँ पे 60 में भी ओ है और ओथ में भी ओ है, यानी कि आर्टिकल 60 में ओथ के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में दिया गया है, यानी कि महाभियोग के बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद हम एक एक करके आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 52 में कहा गया है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के एक प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रपति होंगे, ऐसा बोलता है आर्टिकल 52। इसके बाद जो आर्टिकल 53 आता है, यहाँ पे कहा गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वो प्रेसिडेंट में निहित होंगी, यानी कि राष्ट्रपति में निहित होंगी, और सुप्रीम कमांडर होंगे ये हमारे सारे आर्म्ड फोर्सेस के, यानी कि आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, इन सब के सुप्रीम कमांडर होंगे प्रेसिडेंट। ऐसा भी बताया गया है आर्टिकल 53 में।
इसके बाद जो आर्टिकल 54 है, जहाँ पे दिया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इलेक्शन है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट ये होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे याद रख पाएंगे कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो उनके इलेक्टोरल कॉलेज में केवल और केवल इलेक्टेड लोग ही शामिल होंगे। अब ये इलेक्टेड लोग कौन कौन होंगे, तो सारे इलेक्टेड एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे इलेक्टेड एमएलएज यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसके अलावा दिल्ली एंड पुदुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है, यहाँ के भी इलेक्टेड एमएलएज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। और पहली बार दिल्ली एंड पुदुचेरी के एमएलएज ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था 1997 में। इसको आपको याद रखना है कि जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो केवल इलेक्टेड लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट, यानी कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 55। इसमें दिया गया है मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा। तो इनका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब होता है कि इसमें हम और आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। अब मान लीजिए यहाँ पे इंडिया के जो भी वोटर्स हैं उन्होंने सारे एमपीज और एमएलए को इलेक्ट किया है। अब ये जो इलेक्टेड लोग हैं ये जाके हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने जाकर के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है। प्रेसिडेंट जो होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहीं से आपको ये भी याद रखना है कि प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के पेपर्स पर 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर्स का सिग्नेचर होना चाहिए। अब ये प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स क्या होते हैं, तो प्रपोजर वो लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें इस कैंडिडेट को प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है, यानी कि ये 50 लोग प्रपोजर हो गए। अब इनको जो सपोर्ट करते हैं कि ठीक है आप आगे चलिए हम आपके साथ हैं, यानी कि इनको सपोर्ट देने का जो काम करते हैं वो होते हैं सेकेंडर्स। तो यहाँ पे 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। इसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो 15,000 रुपीज जमा करना होता है। इसको भी आपको याद रखना है, हायर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आर्टिकल 56। इसमें दिया गया है टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि इनका कार्यकाल कितने साल का होगा। प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 इयर्स का, और अगर इनको रेजिग्नेशन देना है यानी कि इनको त्याग पत्र देना है तो ये दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 57 कहता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। इंडिया में अगर कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट होना चाहता है तो वो कितनी बार भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें यूएसए की तो वहाँ पे एक पर्सन केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन इंडिया में री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आर्टिकल 58, जिसमें कि क्वालिफिकेशंस के बारे में दी गई हैं, यानी कि अगर कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उनमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये कि वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक, और उनकी एज या तो 35 ईयर्स हो या फिर 35 से ज़्यादा हो, यानी कि 35 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। He or she should be qualified to be appointed as a member of लोकसभा, यानी कि उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर बन सके। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, लेकिन इनके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि ये लोकसभा के मेंबर के रूप में अपॉइंट होने के लायक हों। फोर्थ यहाँ पे है ही और सी शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 59। इसमें दिया गया है कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के ऑफिस की कुछ कंडीशंस हैं, और वो जो दोनों कंडीशन है इस पे भी एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कंडीशन ये है President shall not be a member of either house of the parliament and state legislature, यानी कि प्रेसिडेंट किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो वहाँ के किसी भी हाउस के ये मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर ये मेंबर पाए जाते हैं तो इनको जब प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा उसके पहले ही अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा।
दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनकी जो इमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस होंगे वो इनके टर्म के टाइम पर कम नहीं किए जा सकते। इमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में दिया गया है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इनको शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61 में दिया गया है इनके इम्पीचमेंट के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट को अगर उनके पोस्ट से हटाना है तो उनका इम्पीचमेंट करना पड़ेगा। और एक ही रीजन हो सकता है इनके इम्पीचमेंट का, और वो है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया हो तो इसी रीजन पर इनको इम्पीच किया जा सकता है। अब ये जो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसको भी कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ से ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे सारे एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे कि ये जो इम्पीचमेंट होता है ना, ये बहुत बड़ा दुख होता है किसी भी प्रेसिडेंट के लिए। जो इम्पीचमेंट होता है वो बहुत ही दुख की बात होती है। तो जब दुख होता है ना तो सभी एक साथ आ जाते हैं, यानी कि अगर इनका इम्पीचमेंट हो रहा है तो इलेक्टेड नॉमिनेटेड सारे लोग आ जाते हैं इकट्ठा इनको इम्पीच करने के लिए। अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो प्रेसिडेंट को 14 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाता है, यानी कि 14 दिन पहले ही उनको बता दिया जाता है नोटिस दे करके। प्रेसिडेंट को केवल और केवल स्पेशल मेजॉरिटी से ही रिमूव किया जा सकता है। और इनका जो रेजोल्यूशन होता है, यानी कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, ये जो रेजोल्यूशन है ये लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं पर भी स्टार्ट हो सकता है। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है अगर वो लोकसभा में स्टार्ट होता है तो कम से कम 1/4 मेंबर की सहमति जरूरी होती है। इसके बाद जब ये वहाँ पे पास किया जाता है तो लोकसभा के 2/3 जो मेंबर्स हैं उनकी सहमति जरूरी है। अगर उन्होंने ओके बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि ये रेजोल्यूशन पास हो गया। और जब ये रेजोल्यूशन लोकसभा से पास हो जाता है तब ये जाता है राज्यसभा के पास, और राज्यसभा में 2/3 जो मेंबर है उनकी सहमति चाहिए होती है। तब ये इम्पीचमेंट पूरी तरीके से पास हो जाता है और राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। अगर इनके इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन राज्यसभा में स्टार्ट हो रहा है तो सेम प्रोसेस वहां पर भी होता है। वहां पर भी जब इस रेजोल्यूशन को स्टार्ट करना है तो 1/4 मेंबर की सहमति चाहिए होती है। और जब इसको पास करना होता है तो राज्यसभा के 2/3 जो मेंबर हैं उनकी सहमति चाहिए होती है। तब ये रेजोल्यूशन पास माना जाता है। और जब राज्यसभा से ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो इसको भेजा जाता है लोकसभा में, जहां पर 2/3 मेजॉरिटी यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास कर दिया जाता है। यही होता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, चाहे लोकसभा में स्टार्ट हो चाहे राज्यसभा में, दोनों का प्रोसेस सेम होता है। यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि एक एमएलए की यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की वोट की वैल्यू कितनी होती है। ये होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन 1000 इंटू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जो एमपी होते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके वोट की वैल्यू क्या होती है, तो इनके वोट की वैल्यू होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज अपॉन 1000 इंटू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बाद आपको याद रखना है इलेक्टोरल कोटा क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 2 + 1, यानी कि अगर हम यहाँ पे मान लें कि टोटल जो वैलिड वोट्स हैं वो 50 हैं तो इसका हाफ होगा 25। इसमें जब +1 करेंगे तो 26 मिलेगा। यही होता है इलेक्टोरल कोटा। यहाँ पे हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इनके कौन कौन से पावर्स हैं। एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर की। तो एग्जीक्यूटिव पावर में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, गवर्नर ऑफ स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड फाइनेंस कमीशन। ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। यही होता है इनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन।
लेजिस्लेटिव पावर जो होता है प्रेसिडेंट का, इसमें पहला जो है वो होता है समन और एंड द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, डिसॉल्व लोकसभा। यानी कि अगर पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना है या फिर खत्म करना है या फिर लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो ये प्रेसिडेंट की पावर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा ही राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस फील्ड से नॉमिनेट किया जाता है, तो आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस, इन फील्ड से 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। इसके अलावा इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है वो ये है, एसेंट टू एवरी बिल फॉर इट्स एप्लीकेबिलिटी इन होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कोई भी बिल है और वो कानून तब बनेगा जब उस पे प्रेसिडेंट सहमति देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है फाइनेंशियल पावर्स। राष्ट्रपति की जो फाइनेंशियल पावर है उसमें ये है, रिकमेंड एंड लेज यूनियन बजट बिफोर दी पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट में जो बजट प्रेजेंट किया जाता है उसको प्रेजेंट करने का काम होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, लेकिन बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना है इसकी मंजूरी राष्ट्रपति ही देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है हेड फाइनेंस कमीशन एंड रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट होता है उसको रिसीव करते हैं और इंडिया का जो कंटिजेंसी फंड होता है उसको भी ये मैनेज करते हैं। तो ये सारी फाइनेंशियल पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की। इसके अलावा यहाँ पे है डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो डिप्लोमेटिक पावर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, यहाँ पे पहला होगा इंटरनेशनल ट्रीटीज आर साइंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि अंतरराष्ट्रीय अगर कोई संधि हो रही है तो उसको प्रेसिडेंट के ही बिहाफ पे साइन किया जाता है। इसके अलावा जितने भी एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है और ये है उनकी डिप्लोमेटिक पावर। नेक्स्ट यहाँ पे है मिलिट्री पावर्स। तो मिलिट्री पावर्स हमने पहले ही देखा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, ये आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। यानी कि चाहे नेवी हो, आर्मी हो, चाहे एयर फोर्स हो, उन सभी के ये हेड होते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है यही किसी भी वॉर को डिक्लेयर करते हैं और पीस यानी कि शांति को भी कंक्लूड करते हैं, लेकिन उसको ये करते हैं पार्लियामेंट के अप्रूवल पर। नेक्स्ट यहाँ पे है अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। यानी कि आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स के जो चीफ होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट के मिलिट्री पावर्स में आता है। इसके बाद यहाँ पे है जुडिशियल पावर, यानी कि न्यायिक शक्तियाँ इनकी कौन कौन सी हैं। तो इसमें आता है चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस ऑफ यूनियन जुडिशरी, उनको जो अपॉइंट किया जाता है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति होते हैं यही चीफ जस्टिस को डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो चीफ जस्टिस को रिमूव करने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इनके पास क्षमादान की शक्तियां हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, जो कि आर्टिकल 72 में आता है। इसके अलावा इनको जुडिशियल इम्यूनिटी है। जुडिशियल इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति अपने पोस्ट पर बने हुए हैं तो उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाती। लास्ट में यहाँ पे आता है इमरजेंसी पावर। मिलिट्री पावर हमने पढ़ा, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर भी हमने पढ़ा। इसके अलावा हमें पढ़ना है इमरजेंसी पावर के बारे में। तो 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो उसको भी प्रोक्लेम करने का काम हमारे प्रेसिडेंट का ही होता है। स्टेट इमरजेंसी लगानी है तो उसको भी यही प्रोक्लेम करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगानी है तो उसको भी यही प्रोक्लेम करते हैं। अब बाकी ये जो इमरजेंसी है इसको डिटेल में हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 5 तरीके के इनके पार्डनिंग पावर होते हैं जिसपे कि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहला होता है पार्डन, यानी कि क्षमा कर देना। जब भी राष्ट्रपति किसी को पार्डन ग्रांट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो पर्सन है वो पूरी तरीके से एकदम आज़ाद हो जाता है, यानी कि अब उसके खिलाफ कोई भी केस वगैरह नहीं चलेगा। इट रिमूव्स बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन, यानी कि जो भी अपराध है, जो भी वहाँ पे पनिशमेंट है, सारी चीज़ें एंड हो जाती हैं जब राष्ट्रपति पार्डन को दे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कम्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर वन, यानी कि कोई भी पनिशमेंट अगर मिली है तो उसको थोड़ा सा लाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये होता है कम्यूटेशन।
फॉर एग्जाम्पल किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है यानी कि उम्र कैद की सजा मिली है, तो उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देना वही होता है कॉम्यूटेशन। इसके अलावा जो रिमिशन होता है, इट रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ सेंटेंस, यानी कि अगर किसी को 10 साल की सजा मिली है तो उसको 7 साल कर देना, यानी कि 3 साल यहाँ पे कम कर दिया गया ना, तो यही होता है रिमिशन। नेक्स्ट यहाँ पे है रेस्पाइट, अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि रिमिशन में भी जो पनिशमेंट का पीरियड है, टाइम पीरियड, उसको कम किया जाता है, और रेस्पाइट में भी जो टाइम पीरियड होता है उसको कम किया जाता है। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ? इनमें डिफरेंस आता है ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट का। रिमिशन में जो पीरियड ऑफ सेंटेंस को रिड्यूस कर रहे हैं वो नॉर्मली किया जाता है, लेकिन रेस्पाइट में कोई स्पेशल ग्राउंड होता है सजा की पीरियड को कम करने का। अब इसमें कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? तो मान लीजिए कोई विमेन है जो कि प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे ये बन जाता है एक स्पेशल फैक्ट, यानी कि इसके आधार पे अगर पनिशमेंट को कम किया जा रहा है तो वो आता है रेस्पाइट में। लेकिन अगर कोई भी अपराधी है, वो अच्छी कंडीशन में है, फिर भी उसकी सजा को कम किया जा रहा है, तो वो आता है रिमिशन में। तो यहाँ पे केवल एक वर्ड का अंतर आ जाता है कि अगर किसी स्पेशल ग्राउंड की वजह से सेंटेंस के पीरियड को कम किया जा रहा है तो वो रेस्पाइट होगा, और अगर कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं है, ऐसे ही रिड्यूस किया जा रहा है, तो वो होता है रिमिशन। इसके अलावा आता है रिप्रीव। रिप्रीव का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि अगर किसी को कोई भी सज़ा मिली है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फांसी की सज़ा मिली है, तो उस पर स्टे लगा देना, ये होता है रिप्रीव का मतलब। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पार्डन का मतलब होता है पूरी तरीके से क्षमा कर देना। कॉम्यूटेशन का मतलब होता है कि जो भी पनिशमेंट मिली है उसको लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। रिमिशन में जो पीरियड होता है यानी कि टाइम पीरियड, इसमें कम किया जाता है, लेकिन अगर किसी स्पेशल ग्राउंड पे टाइम पीरियड कम किया जा रहा है तो वो होता है रेस्पाइट। और अगर किसी भी पनिशमेंट पे स्टे लगाना है, पर्टिकुलरली अगर फांसी की सज़ा हुई है उस पे स्टे लगाना है, तब यहाँ पे रिप्रीव किया जाता है, और ये होती है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद आपको कुछ वन लाइनर चीज़ें देखनी है जो कि एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार वन डे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। यहाँ से आपको याद रखना है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर था। इसके अलावा इनसे एक फैक्ट ये भी जुड़ा है कि ये इंडिया के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में हुई थी 1969 में। पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, अगर आपसे ये पूछा जाए तो वो हो जाएंगे वीवी गिरी। इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं था, फिर भी ये प्रेसिडेंट बने थे, तो इस वजह से ये हो जाएंगे फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो वो थे KR नारायणन। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि अनअपोज्ड प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, और ये क्वेश्चन RPF SI के एग्जाम में पूछा गया था। अनअपोज्ड का मतलब होता है कि इनके अपोजिट में कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं था, ये अकेले खड़े थे, यही जीत गए, तो इसका मतलब अनअपोज्ड प्रेसिडेंट यही थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि विजिटर टू ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, यानी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें जो विजिटर होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर, यानी कि अगर कोई एक प्रेसिडेंट है, इनका टर्म खत्म होने वाला है, तो इनके टर्म के 2 महीने पहले ही जो नए वाले प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन करा दिया जाता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो सैलरी होती है प्रेसिडेंट की, वो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये जो सैलरी इनको यहाँ से दी जाती है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है, यानी कि इनको टैक्स नहीं देना होता। यहाँ से हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा दिया गया है आर्टिकल 63 में। इसके अलावा जो आर्टिकल 64 है, यहाँ पे कहा गया है द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं।
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है पदेन सभापति, और सिंपल लैंग्वेज में इसका ये मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर वो किसी पोस्ट पे बैठा है तो उस पोस्ट पे होने की वजह से उसको एक और पोस्ट मिल जाती है, तो उसी को कहा जाता है एक्स ऑफिशियो। आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है, वो एब्सेंट हैं, उनका ऑफिस खाली है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 65 में। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 66। यहाँ पे दिया गया है इलेक्शन के बारे में, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा वो दिया गया है आर्टिकल 66 में। यहाँ पे दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका भी इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है तो इनमें कौन कौन से लोग होंगे, तो इसमें होंगे मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि यहाँ पे आते हैं ऑल एमपीज। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 67। इसमें इनके टर्म के बारे में दिया हुआ है कि इनका टर्म यानी कि कार्यकाल होगा 5 इयर्स का। आर्टिकल 68 कहता है प्रोविजन रिलेटेड टू टर्म एंड वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर वैकेंट है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस तो उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आर्टिकल 68 में हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 69। यहाँ पे दिया गया है ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो इनको शपथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 70 और यहाँ पे दिया गया है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन एनी कंटीजेंसीज, यानी कि ये प्रेसिडेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आ सकती है कि आर्टिकल 65 में भी यही दिया गया है, आर्टिकल 70 में भी यही दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 65 ये कहता है कि जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या फिर वो रिज़ाइन कर दे या फिर उनका ऑफिस खाली है किसी भी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, ये कहता है आर्टिकल 65। लेकिन आर्टिकल 70 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट को लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ और भी प्रोविजंस डालने चाहिए, यानी कि कुछ और भी ग्राउंड्स या फिर प्रोविज़न ऐसे लाने चाहिए कि जिसमें वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह फंक्शन कर पाए, तो वो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन एनी कंटीजेंसीज। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 71। यहाँ पे दिया गया है मैटर एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, जो भी डिस्प्यूट हैं, वो आर्टिकल 71 में दिया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि अगर किसी को भी वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जैसे प्रेसिडेंट का है सेम यहाँ पर वही सारी क्वालिफिकेशंस हैं, केवल एक क्वालिफिकेशन यहाँ पर अलग है। सबसे पहला कि इनको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी कि भारत के नागरिक हो, और इनकी एज 35 हो, यानी कि 35 या उससे ज़्यादा की हो। इसके अलावा ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ये वाली जो क्राइटेरिया है इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि इनके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि ये राज्यसभा के मेंबर के रूप में इलेक्ट हो सके। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि उनके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर बन सके, और यहाँ पे दिया गया है कि ये राज्यसभा के मेंबर बनने के लायक होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो इनका फंक्शन होता है कि जब भी प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो वो उनकी जगह पे प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है उसको मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है, ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, ये आर्टिकल 64 में दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह पर काम करेंगे कैजुअल वैकेंसीज के टाइम पर, ये दिया गया है आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 66 बात करता है इनके इलेक्शन के बारे में, और इनका इलेक्शन सारे एमपीज के द्वारा किया जाता है, यानी कि सारे एमपी पार्टिसिपेट करते हैं। इनका भी सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 का होता है, लेकिन इनको केवल 20 प्रपोजर एंड 20 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं। प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर होंगे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में 20-20 हो जाएगा।
आर्टिकल 67 बात करता है इनके टर्म की, कि इनका टर्म कितना होगा। अगर इनको रिजाइन करना है तो ये अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, और अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन देना है तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इनका इम्पीचमेंट नहीं होता, इनका रिमूवल होता है, और इनको भी रिमूव करने का एक रीज़न हो सकता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन्होंने संविधान का वायलेशन किया हो, तभी इनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ से याद ये रखना है कि इनको रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन है वो केवल और केवल राज्यसभा में ही आ सकता है, और इनका जो रिमूवल का रेजोल्यूशन होता है वो पास होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से। जैसे हमने प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पढ़ा था कि उनको 14 डेज का प्रायर नोटिस देना होता है, तो सेम वाइस प्रेसिडेंट को भी 14 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा रहा है तब भी अपने पोस्ट पर बने रहेंगे जब तक कि नए वाइस प्रेसिडेंट इनको रिप्लेस ना कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आर्टिकल 68, और ये बात करता है टाइम टू होल्ड इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, यानी कि अगर इनकी सीट खाली है तो कितने टाइम में इलेक्शन होगा, ऐसा बोलता है आर्टिकल 68। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 69, इसमें हमने देखा इनके शपथ के बारे में दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 70 एंड 71, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। लास्ट में आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी हैं, 3 चीज़ें नहीं, 3 वाइस प्रेसिडेंट के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एंड ये 2 बार इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये हो जाएंगे जाकिर हुसैन। थर्ड वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे वीवी गिरी। यहाँ पे क्लास एंड होती है, और हमने यहाँ पे डिस्कस किया है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पार्लियामेंट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।